गुड आफ्टरनून। आज हम जैसा कि हम जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं और ये भारत सरकार मंत्रालय की ओर से ही आया है कि करीब हफ्ते भर के कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने हैं। तो वैसे ये दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आप हमेशा याद रखिए इस बार छुट्टी थी क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी उसी दिन पड़ गई। अदरवाइज़ जो है 15 नवंबर को भी ये कार्यक्रम हो सकता है, पर हफ्ते भर अगर हमें मिले हैं तो कोई हमने देर नहीं की, हम किसी भी दिन इसको मना सकते हैं। अभी हमारा जो फन मॉल के सामने संगीत नाटक एकेडमी है, इसी से संबंधित जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी जो भी खान पान उनका है, इससे संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है और आप चाहें तो आप 1-2 दिन में वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। उनके नृत्य, उनके जो लोकगीत हैं, उन सब की जो आप देखेंगे कि वहाँ पे दृश्यमान है, उनका परफॉर्मेंस वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं आज मंच पर आसीन हमारी पहले तो विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सुषमा त्रिवेदी जी ने अपना व्याख्यान दिया, जो कि इसी महाविद्यालय की हैं और 3 साल में पहली बार मैंने उनको सुना है। क्लासेस तो उनके स्टूडेंट्स करते होंगे, पर एक विशिष्ट व्याख्यानकर्ता के रूप में मैंने सुना है। मैं इनकी छुट्टियां भी फॉरेन जाने वाली बहुत सैंक्शन करती थी, पर एक प्रबुद्ध प्रोफेसर के रूप में आपने अपना बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन दिया, जिसमें आपने हिस्ट्री को अनवेल करते हुए खास तौर पे हिस्ट्री में ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल सोसाइटी का क्या रोल रहा है और बिरसा मुंडा जी के भी जीवन काल से संबंधित माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें, उनके जन्म, उनके संघर्ष, उनकी मृत्यु तक के बारे में आपने बताया कि उनकी मृत्यु भी 25 साल की उम्र में जो हुई वो भी बहुत रहस्य ही है। एक तरीके से आज के समय में हम कहें तो स्पष्ट ही है, क्योंकि उस समय लोग बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, अंग्रेजों का शासन था, तो शायद ये चीज़ें नहीं हुई। और स्लो पॉइजनिंग देकर कैद में मारना, तो और भी ऐसे बहुत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनको इस तरीके की मृत्यु दी गई है। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि जिसे हमारी छात्राओं ने भी बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत सारी शिक्षिकाएं भी हैं जिनको बिरसा मुंडा जी के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें भी इससे उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि आपके बीच जो ऐसे टीचर्स हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बोल सकते हैं, तो आप इंटर डिपार्टमेंटल लेक्चर्स भी करा सकते हैं और सेमिनार्स में अपने यहाँ के भी कुछ स्पीकर्स को आप ले सकते हैं आज एज अ पैनलिस्ट। तो आप आज ये आपको सुनकर मुझको लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे एक आग्रह पर ये स्वीकार किया, और ये तो मुझे मालूम ही था कि आपकी नॉलेज से कि आप तुरंत तैयार हो जाएंगे, पर आप तैयार हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज की हमारी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता, जो कि प्रोफेसर हैं विद्यान हिंदू पीजी कॉलेज में मानव विज्ञान विभाग, मानव शास्त्र विज्ञान विभाग की, और साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत अध्यक्ष, अवध प्रांत जो है जिसमें हमारा लखनऊ भी आता है, उसकी आप अध्यक्ष हैं। आपको भी मैंने एकेडमिकली आज सुना है और आपने किस तरीके से आदिवासी अपने आप को क्या कहलाना चाहते हैं या क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उनकी कल्चर, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं, सबके बारे में आपने बहुत माइन्यूटली बताया और उनकी क्या सोच होती है। और साथ ही साथ आपने एक डेवलपमेंटल अप्रोच भी ली कि किस तरीके से एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के तहत उनको हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको एक आइसोलेटेड लाइफ में नहीं चाहते हैं कि वो रहें। जब विकास का एवोल्यूशन शुरू हो रहा, मतलब हुआ होगा भारत में भी, तो जो हमारे आदिवासी हैं उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो प्रकृति से उनका सहचर्य या संबंध रहा, या प्रकृति से एकदम आप कहेंगे उसके साथ ही उनका जीवन का अस्तित्व ही उसी से था, तो उनको शायद विकास की अवधारणा उतना समझ में नहीं आई होगी और अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड रखने की सोची होगी। पर आज जब पूरे हम सभी के विकास की बात करते हैं,
तो उसमें जनजातीय विकास की भी हमें बात करनी होगी, पर उनकी संस्कृति को सहेजे हुए। जैसे अगर हम विलेज डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो हमें भी उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को संजो के रखने की ही बात करनी होगी। तो एक ने जो है हिस्टोरिकल पहलू लिया, दूसरे ने उसका समाजशास्त्रीय के साथ साथ अब मैं तो कुछ क्योंकि डेवलपमेंटल इशू लिया है तो इसलिए मैं उसको अर्थशास्त्रीय भी कुछ कहूँगी कि आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं, इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट अप्रोच लेकर उन्होंने कहा कि हमको चलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आईं और हमारी छात्राओं को और हमारी जो शिक्षिकाओं को आपने अपने ज्ञान से जो है अभिसिंचित किया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में नहीं है, नहीं तो शायद आपको बुलाने का मौका हमें पहले भी मिला होता। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप, क्योंकि आपका डिटेल्ड शायद सीवी नहीं पढ़ा गया होगा, आप शायद 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स का गैजेटेरिया आपने तैयार किया है। गैजेटेरिया क्या होता है? उसका सारा सामाजिक, आर्थिक, वही जो एंथ्रोपोलॉजिकल, कल्चरल सभी चीज़ों को लेकर स्पेशली तैयार किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ये अंग्रेज़ों के समय भी तैयार किया जाता था, पर अंग्रेज़ों ने अपनी दृष्टि से किया होगा, पर ये आज के समय में भारत सरकार अपनी मतलब इस समय क्या स्थितियाँ हैं उसके अनुसार वो गैजेटेरिया तैयार किया जाता है। तो आपने गैजेटेरिया भी तैयार किया है। आप संस्कृति उत्थान की जो समिति है उत्तर प्रदेश सरकार की, आप उसकी सदस्य भी हैं, और जैसा कि आपको बताया कि आप मोतिहारी में एकेडमिक काउंसिल की मेंबर भी हैं, तो आपका एकेडमिकली आप बहुत साउंड हैं और आपके मुझे लगता है 7-8 बार आप फॉरेन जा चुकी हैं, जहाँ पर आपने अपने शोध पत्र रखे हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से माइन्यूटली उन्होंने हमारी जातियों के बारे में आपको बताया कि कब कौन सी कंसेप्ट अराइव हुई और क्यों अराइव हुई, कि सेंसस के बाद हम लोग ने जाना। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो आदिवासी समूह का हमेशा ही योगदान रहा है। जैसे कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक गए तो बीच में उनको कई आदिवासी समूहों के बीच वो रहे। कोई भील था, कोई मल्लाह थे, कोई जैसे आप वानर को हम लोग बंदर मानते हैं, पर वो वानर नहीं थे, वो एक तरीके से जो स्टडीज़ कहती हैं कि वो एक वानर ट्राइब है जिसने उनकी हेल्प की थी और उस ट्राइब को वो बिलोंग करते थे। ऐसे अगर शबरी के बेर उन्होंने खाए तो हर जाति समूह को उन्होंने इंक्लूसिव अगर हम लेकर कहें तो भारतीय संस्कृति में कभी विभेद इस तरीके से नहीं रहा, और शायद भगवान ने इसीलिए अवतार लिया कि सभी को एक साथ लेकर उनको चलना। ये उन्होंने अपने कृत्य से दिखाया और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लक्ष्मण जी ने वो जूठे बेर नहीं खाए थे, और आप देखिए तो उनको जो है जब मेघनाथ का बाण लगा उससे उनको मृत्युशैया से वापस आना पड़ा, और वही कहा जाता है कि वो बीज उन्होंने फेंके थे तो वो एक तरीके से औषधि के रूप में फिर से उनको उसी को ग्रहण करना पड़ा और फिर वो जीवित हुए। तो जो ट्राइबल संस्कृति है उसका हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। हमें उनको एक आइसोलेटेड नहीं मानना चाहिए। जैसे भारत में मैडम ने, क्योंकि टाइम फ्रेम रहा होगा इस वजह से नहीं बताया होगा, नहीं तो मुझे लगता है आप और अच्छे से बता दी कि हमारे यहाँ कितनी सारी ट्राइब्स हैं। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ तो मुझे उतना नहीं ज्ञान है, पर हम कभी आपका विशेष उस पर लेक्चर अलग से करवाएंगे। तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, क्योंकि मैंने भी बीए में भी एंथ्रोपोलॉजी मेरा रहा है, तो इसलिए मुझे उस सब्जेक्ट में रुचि भी है। और हम देखें तो जैसे आपके कुछ ट्राइब्स, जैसे नट भी एक ट्राइब ही है, और नागा ट्राइब है, गारो खासी हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स है। अब देखिए कि जैसा दोनों ही हमारी वक्ताओं ने कहा कि उनका कन्वर्जन का जो अपना कहेंगे कि प्लान था अंग्रेज़ों का, वो तभी नहीं था, आज भी है। आज भी मास कन्वर्जन्स हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो मिशनरी स्कूल्स के माध्यम से हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे तब भी वो मिशनरी स्कूल के माध्यम से उन्होंने बिरसा मुंडा को बिरसा डेविड बनाया। तो आज की डेट में भी
आप केरल में अगर देख लीजिए, आपके जो उत्तर प्रदेश में भी जो आपके बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप देखिए हर जगह आपको मिशनरी स्कूल दिखेगा। तो दे हैव मोटिव इन डिस्गाइज, मतलब उनका जो छद्म वेश में आकर वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हमारे जो ट्राइब्स हैं। और शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए जो है उनको स्पेशल प्रोविज़न के तहत एसटीज़ के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, कि जिससे कि वो भी पढ़ लिख कर हमारी आम धारा में आ सकें, जिससे कि वो लोगों के बरगलाने में ना आए। तो इनको भगवान बिरसा मुंडा इसीलिए कहा जा रहा है कि वो रिकन्वर्ट हुआ, या आज की डेट में हम जिसको घर वापसी कह रहे हैं। आज भी हमें ये आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब हम अमृत महोत्सव मना चुके हैं, अमृत काल में हैं, तब भी हमें ये बात करनी पड़ रही है कि घर वापसी की अपने ही देश में, जबकि भारत 75 वर्ष के ऊपर स्वतंत्र हुए उसको हो चुका है। तो इस तरीके से मिशनरीज काम करें, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि भारत जो है बहुसंस्कृतिवाद का देश है। यहाँ पे बहुत सारे जाति के, धर्म के, वर्ण के लोग रहते हैं, और सभी को हम जो है एक तरीके से मान सम्मान देते हैं। उनको राइट है कि राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट टू फॉलो हैव एनी स्पीच। तो इस वजह से वो ये कर पा रहे हैं, पर उस पर कंट्रोल कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन उससे बाइंड होगी, तो कम से कम हम ऐसी जागरूकता लाकर तो कर ही सकते हैं कि कितने महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के समय भी और मुगलों के आक्रांता थे उनके समय भी अपने धर्म को बचाए रखा। एक समर्थ हिंदू और समर्थ भारत की जो हम बात करते हैं, तो क्योंकि हिंदू हमारी धर्म संस्कृति है। अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हम किसी भी जाति को, किसी के भी धर्म को मान रहे हैं, पर बेसिकली हम हैं हिंदू ही। क्योंकि अगर हम किसी और धर्म को मान रहे हैं तो हम कन्वर्ट होके उस धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, बेसिकली हम उस धर्म को नहीं बिलोंग करते हैं। और इसीलिए घर वापसी की बात हो रही है। और हमें आपको आज यहाँ पे करीब 100 के ऊपर छात्राएं बैठी होंगी, आप सभी को हमेशा सजग रहना है कि आप किसी के बरगलाने में ना आए। कोई थोड़े बहुत लालच के लिए जो है आप धर्म परिवर्तन की तरफ प्रलोभित ना होने पाए। और इसीलिए सरकार भी काम कर रही है, और सभी का संगठनों का भी यही काम है कि आप जो है अपनी धर्म संस्कृति में विश्वास रखें। अपनी धर्म संस्कृति में अगर आपको लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो फ्री इंडिया आप अपनी डिमांड रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा पूरा सत्र रहा ये बहुत ही एकेडमिकली एनरिच्ड सत्र रहा। जैसा कि मैडम ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर हमें मूर्त रूप में उसको देखना है तो हमारी आदिवासी संस्कृति में ही सबसे ज़्यादा दिखता है। क्यों? खास तौर पे जो कृषि की व्यवस्था वो पालन करते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान राम भी जंगल भटकते हुए श्रीलंका तक गए तो वहाँ पर वो रास्ते भर कंद मूल फल खाकर रहे। और अब जो है देखिए डिफरेंट ट्राइबल एरियाज़ में झूम कल्चर, बहुत सारी कृषि की पद्धतियाँ जो हैं वो अडॉप्ट हो रही होती, पर बेसिकली वो हमारी जो नेटिव फॉर्मेशन रहा है उसी को किसी न किसी प्रकार में फॉलो करती आई हैं। महाभारत काल में भी जो भीम की माता थी वो भी ट्राइबल सोसाइटी को बिलोंग करती थी। तो ऐसे नहीं, भीम की माता जी नहीं, घटोत्कच भीम की जो पत्नी थी, सॉरी। तो जो है अगर आप महाभारत पढ़ें तो उसमें भी बहुत सारा योगदान आदिवासी संस्कृति का रहा है। और आज के समय में भी जो है जो ट्राइबल सोसाइटी है और उनका बहुत सारा योगदान है। और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट आप देखिए कि समय समय पर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाती कि आप जानिए कि वो क्या बनाते हैं, आर्टिफैक्ट्स भी उनके कैसे हैं। और डेवलप्ड होने का मतलब ये नहीं कि हम पाश्चात्य संस्कृति में को जब तक अडॉप्ट नहीं कर सकते हम डेवलप नहीं होता। नीतू जी ने बहुत सही कहा कि हो सकता है कि हम को लगता हो कि हम बहुत डेवलप्ड हैं,
पर हो सकता है वो सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं जो दूसरों को की कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, वो बहुत डेवलप्ड हैं क्योंकि वो अपने मूल को बचाए रख पाए हैं और अपने आप को संरक्षित रख पाए हैं। और एक हम मिलेट का अभियान चल रहा है, वो तो मिलेट बेसिकली उनका फूड जो है वो मिलेट बेस्ड फूड होता है, तो हम फिर से वापस उन्हीं संस्कृतियों में उसमें जा रहे हैं। जो उनकी लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर पिक्टोग्राफी वाली होती है और शायद इसीलिए हमारे कागज़ों को जो पत्र होते जहाँ पर लिखी जाती थी लैंग्वेजेस, वो तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुई, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में सब कुछ जला दिया गया, पर जो ये पिक्टोग्राफी थी वो अभी भी हमारी कहीं ना कहीं संरक्षित है। आप जो गुफाएं हैं भारत में बहुत सारी, वहाँ पर देखिए तो पिक्चर के माध्यम, जैसे एलोरा केव्स मैं भी गई थी, कैलाश केव्स ही सिर्फ गई थी, ऐसे वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले केव्स हैं, कुछ जैनिज्म उसको भी डिपिक्ट करने वाले केव्स हैं। आपको पूरी महाभारत, पूरी रामायण और यहाँ तक कि शिव पार्वती का जो विवाह हुआ, सब कुछ वो पिक्चर्स के माध्यम से दिख जाएगा। तो लैंग्वेज होती क्या है कि हम अपनी भावनाओं को दूसरे को व्यक्त कर सकें, और अगर उस पिक्चर के माध्यम से, उस स्कल्पचर के माध्यम से, किसी पेंटिंग के माध्यम से हम सब कुछ समझ जा रहे हैं, इसका मतलब, और आप अगर एलोरा केव्स को देखें जो उसका आर्किटेक्चर है, तो आपको लगेगा कि भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। आज की डेट में हमारी इंजीनियरिंग, हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं है कि पुल बनता है, साल भर के बाद कुछ पुल गिर भी जाते हैं, भ्रष्टाचार की बल भी चढ़ते होंगे, पर साथ ही साथ शायद उनकी इंजीनियरिंग भी इतनी बढ़िया नहीं कि जो कि हमारे हजारों साल के पहले के अभी भी मंदिर यथावत खड़े हुए, जबकि उनको कितनी बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से भी आग्रह करूँगी कि आप जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको आप पढ़ते हो, उसको आप जाके देखोगे तो आपको और गौरव का भाव आएगा भारतीय संस्कृति में, और भारतीय होने का आप गर्व और महसूस कर पाओगे। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री अनुज जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी एक दिन के अंदर ही इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कराया। हमारे यहाँ सुबह से 3 प्रतियोगिताएं भी चली जो हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग की हेड डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह के द्वारा संचालित हुई, जिन्होंने विद्या भारती के साथ मिलकर इस 3 प्रतियोगिताएं करवाई थी, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता थी, स्लोगन प्रतियोगिता थी और भाषण प्रतियोगिता थी। उसका उद्देश्य यही होता है आप सबके बीच प्रतियोगिताएं कराने का कि आप कुछ तो गूगल सर्च करोगे या कुछ किताब सर्च करोगे। किताब तो मुझे लगता है एक ने भी नहीं सर्च की होगी, सबने गूगल ही सर्च करके पेंटिंग भी बनाई होगी और साथ ही गूगल ही सर्च करके मे बी स्लोगन भी बनाएंगे, पर कम से कम आपने इतना प्रयास किया। भाषण बोलने के लिए आपने कुछ पढ़ा, तो एक वो एक्टिविटी थी जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड थी। उसमें जो विनर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और साथ ही साथ ये हमारे जो अकादमिक क्षेत्र से जो आपके वरिष्ठ जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो नॉलेज है उसके माध्यम से भी आपको इसके प्रति जागरूक कराया गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्या भारती को नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपके सहयोग से ये जनजातीय गौरव दिवस हम नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार में भी मना पाए। बहुत